morning, guys. Once again, welcome to Challenges Academy. Guys, today our new topic is cyclotron. या बोलो साइक्लोट्रॉन मोशन बोलो या साइक्लोट्रॉन एक्सेलरेटर बोलो. ओके, आपके सिलेबस में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ अपना जो भी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में जो भी आपका सेकंड टॉपिक है, इट्स कंप्लीटली बेस्ड ऑन दीस थ्री मॉड्यूल्स. ओके, साइक्लोट्रॉन क्या होता है वगैरह. लेट्स डिस्कस अबाउट द साइक्लोट्रॉन. गाइस, cyclotron is that device which is basically used to accelerate positively charged particle. Positively charged particle मतलब अल्फा पार्टिकल बोलो, न्यूट्रॉन बोलो. These are the particles जिनको हम लोग accelerate कर सकते हैं by using device named as a cyclotron. Like can we say cyclotron is used to accelerate positively charged particle? Positively charged particle कौन से होते हैं normally? अल्फा पार्टिकल बोलो आप या न्यूट्रॉन बोलो. इन पार्टिकल्स को एक्सेलरेट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इस डिवाइस का यूज करते हैं नेम्ड एज साइक्लोट्रॉन. गाइस, चैप्टर हम लोग साइक्लोट्रॉन को पढ़ने से पहले प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने दो कंक्लूजन निकाले थे. उन दो कंक्लूजन को एक बार देख लेते. देखो, फर्स्ट कंक्लूजन हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था. व्हेनेवर यू आर प्लेसिंग अ चार्ज पार्टिकल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड इट गेट एक्सेलरेटेड. हमें एक कंक्लूजन मिला था, जब चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है, वो एक्सेलरेट होता है. लेकिन उसका एक्सेलरेशन जो होता है ना, इट इज ऑलवेज मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ. जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलली मूव होता है, यानी वो स्ट्रेट पाथ में मूव होता है. वही चार्ज पार्टिकल आपने जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, लोरेंट्ज फोर्स जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रखा था. At the time, magnetic field में जब भी आप उस चार्ज पार्टिकल को रखते हैं, it moves in a circular manner. और उस circular manner में कैसे होता है, that we are going to discuss in a cyclotron also. कैसे होता है देखने वाले. ओके गाइस, जो चले हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. देखते हो डिवाइस कैसे होता है, डिवाइस का कंस्ट्रक्शन क्या है. ओके गाइस, यू कैन सी हियर हमारा साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है, इसे हम लोग ने हमने नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऐसे दो पोल्स लगाए हैं. इन दो पोल्स के बीच में we used two Ds. अच्छा, ये Ds कैसे देखो जरा. Ds सेमी सर्कुलर मैनर में देख रहे हैं आपको यहाँ पे Ds1, इसको मैं D1 बोल रहा हूँ, इसको मैं D2. These two Ds are not connected to each other. दोनों एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं है, बट इन दोनों Ds को मैंने एक ऑसिलेटर लगाया. ऑसिलेटर क्या होता है, जो ऑसिलेशंस बेसिकली प्रोवाइड करने वाला है. इट मींस ऑसिलेटर में जब हमारा पॉजिटिव साइकिल रहेगा तो D1 मेरी पॉजिटिव पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी एंड D2 इज बिकम माय नेगेटिव पोटेंशियल Ds. ओके, समझ में आ रहे हैं. हमें पता है ये जो Ds हम लोगों ने दो मैग्नेट के मतलब हमारे मैग्नेट के बीच में लगाया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में रखा है. तो डेफिनेटली नॉर्थ टू साउथ मेरा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने वाला है. अभी ये जो Ds है जिसको मैंने कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस है, और हम लोगों ने बाय डिफॉल्ट वहां पे क्या लगाया है, मैग्नेट. मतलब डेफिनेटली अगेन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है. वंस अगेन हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस दिख रहा है. यस गाइस, साइक्लोट्रॉन्स के लिए हम लोग को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस होना जरूरी है. इसमें क्या करेंगे हम लोग, हमारा अल्टीमेट एम क्या, साइक्लोट्रॉन क्या करता है गाइस, एक्सीलरेट करता है. किसको एक्सीलरेट करता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को. व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस, जो हमारा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कोई भी रहेगा, आयरन का छोटा सा पार्टिकल लो, यहाँ पे बीच में रखोगे, कहीं पे भी रखो नहीं, इट विल स्टार्ट रोटेटिंग और एक सर्कुलर ट्रैजेक्टरी को कवर करते करते जाएगा. और एट अ वन टाइम जब भी हम लोग को बाहर निकालना होगा, जब भी वो हाईली एक्सेलरेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी उसको आ जाएगी, देन उसके पार्टिकल को हम लोग किसी हमारे टारगेट के ऊपर बम्बार्ड कर देंगे. इसका बेसिकल वर्किंग ये होता था. ओके गाइस, अभी देखते हैं ये जो पार्टिकल है ये कैसे रिवॉल्व होता है, वो हम लोग देख लेंगे. उससे पहले हमारा जो चार्ज पार्टिकल है जो हम लोगों ने साइक्लोट्रॉन के बीच में यूज किया था एक्सेलरेट करने के लिए, उस पार्टिकल के मोशन के बारे में समझने का. ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट द मोशन ऑफ अ चार्ज इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. यू कैन सी हियर गाइस, मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड रखा है यहाँ पे व्हिच इज गोइंग इनवर्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, और एक मेरा चार्ज पार्टिकल है जो यहाँ पे प्लेस किया है, whose velocity is directed towards right hand side. Okay, what is going to happen guys, जब भी ये चार्ज पार्टिकल फील्ड में रहेगा, हमने पढ़ा जब भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहता है, it moves in a circular manner. It will start rotating in a circular manner. गोल गोल घूमने लगेगा. ये होगा क्यों, ये मैग्नेटिक फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फोर्स लगाएगा इस चार्ज के ऊपर, उसकी वजह से रिवॉल्व होना शुरू कर देगा. बट गाइस, जब एक
गोल सर्कुलर मैनर में रिवॉल्व हो रहा है तो एक कौन सी ऐसा एक फोर्स का प्रेजेंस है यहाँ पे जिसकी वजह से बराबर अपने पाथ को कवर करते जा रहा है एंड दैट फोर्स इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स व्हिच इज एक्टिंग लाइक अ मैग्नेटिक फोर्स एफएम बोल सकते हो इसको मैग्नेटिक फोर्स जिसकी वजह से वो अपने सेंटर के ओरिएंटेशन में बराबर रिवॉल्व होते रहता है गाइस। तो कैन वी से गाइस यहाँ पे देखने के बाद समझ रहा है इस चार्ज के ऊपर मेरा जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों ने कैलकुलेट किया था लॉरेंट्ज फोर्स में। व्हाट इज द लॉरेंट्ज फोर्स? द मैग्नेटिक फोर्स व्हिच वी नो इज नथिंग बट माय QVB ओके sin QVB sin theta is the theta is the angle between V and B यहाँ पे V और B के बीच में एंगल तो 90 डिग्री so definitely sin theta is going to become a 1 तो हमें मैग्नेटिक फोर्स कितना मिल रहा है गाइस QVB और यहाँ पे एक फोर्स एक्ट हो रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ फोर्स कौन सा है सेंट्रीपिटल फोर्स। कैन वी से ये QVB ये जो मेरा मैग्नेटिक फोर्स है दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स और हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है mv²r गाइस r यानी ये रेडियस ये जो हमारा सर्कुलर ट्रैजेक्टरी हो रही है ना उसका जो रेडियस है उसको मैंने r माना ओके गाइस। चलो आवर एम इज दैट अगर ये चार्ज मूव हो रहा है तो कितना रेडियस कवर कर रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड में वो कितना रेडियस कवर कर रहा है और हो रहा है तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल। गाइस यहाँ पे देखो अगर मैं v को कैंसिल कर दूं आई कैन गेट a v as a r into q into b upon m ओके गाइस मतलब क्या मिल रहा है मुझे I can able to obtain the velocity of revolution of a charge particle यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिलेगा। अच्छा मुझे रेडियस कितना रेडियस कवर कर रहा है तो रेडियस भी निकाल सकता हूँ। व्हाट विल बी द रेडियस गाइस रेडियस कितना रहेगा mv upon qb this is my radius mv upon qb this is my radius of revolution of a charged particle inside the magnetic field। guys we can also calculate the time period also। guys देखो ये जो चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व हो रहा है तो डेफिनेटली इट टेक्स अस सम टाइम हम लोग टाइम पीरियड को भी निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट पॉइंट बोलता हूँ सेकंड वी कैन एबल टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन देखते क्या है। सो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन व्हाट इज टाइम गाइस डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 2 pi r upon v डिस्टेंस अपॉन स्पीड स्पीड कितने अपने वेलोसिटी v माने ओके गाइस। अच्छा रेडियस हम लोगों ने r लिखा है ओके कैपिटल R रेडियस लिख दूंगा यहाँ पे ओके। वी नो दैट r हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट रखा है टाइम पीरियड में तो लिखो 2 pi r की जगह पे कितना लिखेंगे mv upon qb दिस इज माय टाइम पीरियड ओके। velocity v वैसे v cancel I am getting time period as a 2 pi m upon qb this is my time taken by a particle to complete its one oscillation okay। time period of revolution जो पार्टिकल का रहेगा in the presence of a magnetic field। गाइस इससे हम लोग फ्रीक्वेंसी भी तो निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या रहती 1 upon d so my frequency is going to become a qb upon 2 pi m this is my frequency of revolution of a particle okay। गाइस यहां से एक चीज समझ में आ रही है एक्चुअली इट इज नॉट डिपेंड ऑन v एंड r वेलोसिटी और रेडियस के ऊपर फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं रहती पार्टिकल की रिवॉल्यूशन की। ठीक है सर ओके समझा। मतलब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी मेरा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ये कौन सा फोर्स है गाइस दिस इज माय सेंट्रीपिटल फोर्स ओके। अभी हमें क्या समझा देखो चार्ज पार्टिकल जो फील्ड में घूम रहा है उसको कितना टाइम लगता है व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट इट वन ऑसिलेशन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी वो कितना रेडियस कवर करता है और उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। गाइस ये हम लोगों ने क्यों देखा हम लोग देखेंगे ये जो चार्ज पार्टिकल है जो डीज में रखा होगा यहाँ पे घूम रहा होगा सर्कुलर मैनर में उस सर्कुलर मैनर में क्यों घूमता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट कि कहां पे एक्चुअली एक्सेलरेशन उसको मिलता है। देखो उसके लिए हम लोग इसका पॉइंट नंबर 3 इस साइक्लोट्रॉन के बेसिक वर्किंग को यहाँ पे समझ लेते हैं। कंसीडर मैंने जो आयरन पार्टिकल लिया पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उसको मैंने यहाँ पे रखा। व्हाट विल हैपन गाइस जब मैं ये ऑसिलेटर ऑन करूंगा सो मेरा मान लो D1 पॉजिटिव बन गया और D2 मेरा नेगेटिव बन गया। जब D1 पॉजिटिव बनेगा D2 नेगेटिव पोटेंशियल बनेगा मतलब ये पूरे
प्लेट के ऊपर जो पोटेंशियल रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा और इस पूरे प्लेट का जो पोटेंशियल रहेगा वो कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रेजेंस नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, सिर्फ इसके बीच में, मतलब कहने से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे ये डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा होगा सबको, होगा क्या? ये जो चार्ज पार्टिकल फील्ड के बीच में रखा हुआ है, ये दिस अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते तो क्या होता है, एक्सेलरेट होगा। दिस चार्ज पार्टिकल विल गेट एक्सेलरेटेड और एक्सेलरेट होने के बाद D2 प्लेट में आएगा। अभी पता है D2 में तो कोई मेरा पोटेंशियल है ही नहीं, यहाँ पे जो पोटेंशियल पूरा कांस्टेंट है। ओके, उसकी वजह से इट विल वो सर्कुलर ट्रैजेक्टरी को फॉलो करेगा, क्योंकि D2 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भले कांस्टेंट हो लेकिन मेरा मैग्नेटिक फील्ड तो है, और मैग्नेटिक फील्ड जब भी होता है चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जब भी मैग्नेटिक फील्ड लगता है इट मूव्स इन अ सर्कुलर मैनर। तो यहाँ पे सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का प्रेजेंस होने की वजह से इट फॉलोज अ सर्कुलर ट्रैजेक्टरी और घूम के फिर से इधर आएगा। ओके, व्हाइल रिवॉल्विंग डेफिनेटली अगर वो एक्सेलरेट किया रहेगा तो मान लो उसने कुछ रेडियस कवर किया और इस रेडियस को मान लो पहली रिवॉल्यूशन में उसने r1 रेडियस कवर किया, उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी थी v1। ओके, वेलोसिटी v1 से के साथ यहाँ पे फिर से देखो, अभी फिर से ऑसिलेटर जब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आएगा एट दैट टाइम मेरा D1 बिकम अ नेगेटिव पोटेंशियल एंड D2 बिकम अ पॉजिटिव पोटेंशियल, और उसकी वजह से जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा इट विल चेंज इट्स डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा हो जाएगा। ओके, होगा क्या, अभी डायरेक्शन उल्टा होने की वजह से जो चार्ज पार्टिकल दोनों गैप के बीच, इस गैप में आएगा, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर फिर से एक एक्सेलरेशन, ऑलरेडी उसकी वेलोसिटी v1 है, फिर से उस इट गेट एक्सेलरेटेड और एक्सेलरेट होने की वजह से d1 में मूव होगा। पहले इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी बट ड्यू टू एक्सेलरेशन उसने वेलोसिटी v1 ऑलरेडी ऑब्टेन की थी। अभी जब वो d2 से d1 में आ रहा था चार्ज पार्टिकल, एट दैट टाइम हो क्या रहा था, जैसे इसको फिर से एक्सेलरेट किया जा रहा था और उसकी वजह से ये थोड़ा सा लार्जर रेडियस कवर कर पाता है, क्योंकि अभी उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। मतलब कहने से जब नया रेडियस कवर करता है r2, वो टाइम पे वेलोसिटी कितनी रहेगी, v2। मतलब v2 इज ग्रेटर देन v1। सेम थिंग गोइंग टू हैपन अगेन, ऑसिलेटर की वजह से क्या होगा, फिर से जब ये चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व होके यहाँ पे आएगा, एट दैट टाइम ये दिस बिकम माय पॉजिटिव एंड d2 बिकम माय नेगेटिव पोटेंशियल। ये D2 नेगेटिव पोटेंशियल की वजह से अगेन इट गेट एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स D2 में एक एक्सेलरेशन ये गैप में मिलने की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। वेलोसिटी बढ़ेगी मतलब रेडियस बढ़ेगा, मतलब रेडियस मेरा r3 बनेगा और वेलोसिटी मेरी कितनी बनेगी गाइस, v3 बनेगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यू होते उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ती है। दैट्स व्हाई वी ऑलवेज यूज साइक्लोट्रॉन टू एक्सेलरेट द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। करते करते एक पॉइंट आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे उसने अपनी डिजायर्ड वेलोसिटी को ऑब्टेन किया रहेगा, वहां उसके बाद हम लोग उसको टारगेट के ऊपर बम्बार्ड कर देंगे। आई होप सबको समझा हुआ है कैसे होता है। गाइस, इसमें एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर मैं बताना चाहूंगा, इसका ये जो सर्कुलर ट्रैजेक्टरी, ये जो सर्कुलर पाथ कवर करता है, इसका रीजन ये प्लेट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का। बट जब ये गैप में आता है तो उसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी, उसके पास खुद की कुछ पोटेंशियल रहेगा। दैट पोटेंशियल इज बेसिकली गाइस QV। पहले D में जो मूव होते वक्त उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी मिला होगा, वो काइनेटिक एनर्जी को मैं मतलब काइनेटिक एनर्जी 1, और सेकंड रेडियस कवर करते वक्त उसकी खुद सेकंड वेलोसिटी के टाइम उसकी खुद की कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी 2 मानता हूं। गाइस देखो, ये गैप में जब वो D1 क्रॉस करके बीच में आता होगा तो कुछ तो उसके पास पोटेंशियल रहेगा, एंड दैट पोटेंशियल इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन देयर काइनेटिक एनर्जी। समझा सबको? पहले वेलोसिटी जब पहला सर्कुलर राउंड कवर कर रहा था, एट दैट टाइम उसकी वेलोसिटी थी v1, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी को मैंने माना कि काइनेटिक एनर्जी 1। सेकंड टाइम जब वो मूव हो रहा था तब उसकी काइनेटिक एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी 2, जब वेलोसिटी v2 थी। जब ये सेकंड राउंड कवर करता था कुछ पोटेंशियल बचता होगा, वो पोटेंशियल QV रहेगा। इट इज नथिंग बट अ डिफरेंस बिटवीन देयर काइनेटिक एनर्जी गाइस, एंड यू ऑल नो माय काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर v2 स्क्वायर माइनस हाफ mv v1 स्क्वायर। We can take
and common v2 minus v1 the whole square. qv is equal to, this is my potential present between that gamma. Guys, from this equation can we calculate कि जब वो सेकंड टाइम मूव हो रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी? देखो यहां से निकाल सकते हैं हम लोग, we can able to calculate v2 as a, उधर जाएगा तो 2qv upon m, okay, plus v1. So my v2 is going to be under root of v1 square plus 2qv upon m. This is my velocity of my second revolution. जब रेडियस 2 था तो उसकी वेलोसिटी कितनी रहेगी, हम वी कैन एबल टू कैलकुलेट. सिमिलर मैनर में जब वो थर्ड रेडियस रहे पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो हम लोग वेलोसिटी निकाल सकते हैं जब बीच में रिवॉल्व होता है तब. इवन वी कैन एबल टू कैलकुलेट द रेडियस आल्सो गाइस, क्योंकि हम लोग को एक बार वेलोसिटी मिलेगी तो वी कैन एबल टू कैलकुलेट द रेडियस आल्सो. अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम लोग को समझ में आ रही है, टाइम पीरियड के बारे में जरा देखो गाइस. कंक्लूजन क्या मिलता है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट दिस वन ऑसिलेशन में हमें कोई वेलोसिटी का या रेडियस का टर्म नहीं मिल रहा है. व्हाट इट मींस, इट इज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस एंड वेलोसिटी. पार्टिकल का जो रिवॉल्व होने का टाइम पीरियड है वो इट इज नॉट डिपेंड ऑन रेडियस और वेलोसिटी. कैन आई से द फ्रीक्वेंसी, यहां से कंक्लूजन क्या मिलता है, यहाँ पे कंक्लूजन लिख सकते हैं हम लोग. कंक्लूजन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन of a particle is independent on radius and velocity. Guys, ये जो frequency of revolution रहेगी ना इसकी पार्टिकल के अंदर रिवॉल्व होने की, it is not depend on the रेडियस एंड वेलोसिटी. तो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? नॉर्मली हम लोगों ने कौन सा चार्ज पार्टिकल यूज किया और कितना स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसके ऊपर वो फ्रीक्वेंसी डिसाइड की जाती है. ओके, अभी नाउ द क्वेश्चन कम्स इन माइंड गाइस कि पार्टिकल की रिवॉल्व होने की फ्रीक्वेंसी अगर हम लोग निकाल सकते हैं एंड व्हिच इज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस एंड वेलोसिटी, बट आपने सर ये दो डीज के बीच में तो एक ऑसिलेटर लगाया हुआ है. ओके, तो एक्सेलरेटर की खुद की भी फ्रीक्वेंसी रहेगी. यस गाइस, रिमेंबर वन थिंग, हमने जो ऑसिलेटर लगाया है इस ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी शुड मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवॉल्यूशन ऑफ अ पार्टिकल, और उसे हम लोग बोलते हैं रेजोनेंस. इसमें कंक्लूजन में हम लोग सेकंड पॉइंट में लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ revolution of particle, if it is same as my frequency of oscillator, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस? रेजोनेंस. इट इज देयरफॉर इसे हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? रेजोनेंस. समझ में आ रही है गाइस? पक्का this frequency should get match. अगर वो कभी-कभी होता क्या है, रिलेटिविस्टिक स्पीड की वजह से ये दोनों फ्रीक्वेंसीज मैच नहीं होती. देख लेते हैं अभी वो देख लेते हैं. चलो आ जाओ, इसकी कुछ ड्रॉबैक्स भी है. साइक्लोट्रॉन भले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करते हैं, बट देयर आर सम ड्रॉबैक्स ऑफ द साइक्लोट्रॉन जिसकी वजह से इसका फेलियर ऑकर होता है. बट उस ड्रॉबैक के ऊपर जाने से पहले मेनी ऑफ यू माइट बी थिंकिंग कि सर आपने डीज में जो चार्जेस जो पाथ दिखाई है वो तो सर्कुलर दिखाई, लेकिन मैं देख रहा हूं पहले रेडियस बड़ा था, बाद में रेडियस और थोड़ा बढ़ गया. मतलब वो जो रेडियस के बीच में का डिफरेंस था ना वो काफी अच्छा खासा दिख रहा था. जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं उन रेडियस का डिफरेंस कम होते हुए दिख रहा है मुझे. जैसे जैसे मैं दूर जा रहा हूं, मतलब R1 रेडियस और R2 रेडियस के बीच में का डिफरेंस देखूंगा तो ज्यादा दिख रहा है. दूर जाऊंगा तो मान लो R5 और R6 रेडियस, ओके, इन दोनों के बीच में का गैप देखूंगा उनके बीच में का डिफरेंस बहुत कम दिख रहा था. ये क्यों हो रहा है सर? मैंने इस सर्कुलर मोशन को ऐसे नहीं बताया बाबा, इट्स परफेक्टली एकदम परफेक्टली ऐसे रिवॉल्व हो रहा है, एकदम गैप बिटवीन देयर रेडियस इज कांस्टेंट. नो गाइस, दिस इज नॉट पॉसिबल. रीजन इज दैट, बताता हूं आपको क्या होता है. ओके
ओके गाइस, देखते हैं फिर ये हमारा जैसे जैसे हम लोग डीज के इन पॉइंट पे जाते हैं रेडियस के बीच में का गैप कम क्यों होता है। ओके, आगे देख लेते हो कैसे होता है। ओके गाइस, मान लो पहले जब रेडियस r1 था तो वेलोसिटी कितनी थी v1, तो क्या हमें रेडियस पता है, हम लोग ने निकाल के रखा है रेडियस कितना होता है mv अपॉन qb। तो मान लो पहले रिवॉल्यूशन के टाइम रेडियस के लिए रहेगा mv अपॉन qb। अच्छा, व्हाट इज mv गाइस? वी कैन से इट्स अ मोमेंटम, तो इसको मैं मोमेंटम मतलब p अपॉन qb लिख सकता हूं। एंड व्हाट इज मोमेंटम गाइस? अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। तो मैं मोमेंटम को लिख सकता है, यहां पे लिख देता हूं अंडर रूट 2 into m into its my kinetic energy, okay, upon q into b। गाइस, काइनेटिक एनर्जी निकाल के रखे हम लोगों ने, मूव होते हुए कितना काइनेटिक एनर्जी रहता है, यहां से तक हाफ टाइम के लिए, हाफ सर्कल के लिए कितना काइनेटिक एनर्जी मिल रहा था चार्ज पार्टिकल का, qv। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे अंडर रूट 2 m qv upon qb, दिस इज माय r1। ओके, अच्छा देखो जरा गाइस, यहाँ पे और एक चीज बताना चाहूंगा। जब सेकेंड रिवॉल्यूशन होगा, पहले रिवॉल्यूशन करते वक्त जब रेडियस r1 था, अच्छा ये v क्या है, अपनी वोल्टेज है गाइस, इसको याद रखना, दिस इज माय वोल्टेज, दिस इज माय वोल्टेज। ओके, बहुत लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो कैपिटल है। ओके गाइस, जब रेडियस r1 कवर हो रहा है, ये हाफ सर्कल के लिए हमारा पोटेंशियल कितना रहता है qv। एक रिवॉल्यूशन पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो 2 qv होता है। हाफ रिवॉल्यूशन की एनर्जी कितनी है हमारी, काइनेटिक एनर्जी qv इतनी ही है। और ये रेडियस r कितना था मेरा r1। अगर मान लो रेडियस r2 होगा, जब रेडियस r2 होगा तो मेरी q मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी थी मेरी वो डबल हुई रहेगी, मतलब क्या मैं v को लिख सकता हूं 2v। r3 के टाइम कितना होगा 3 टाइम्स v। ओके, मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं √2 into m क्यूब, वोल्टेज होगा 2v अपॉन qb। अच्छा भाई लोग, 2m qv अपॉन qb को मैं r1 ही लिख सकता हूं, तो √2 बाहर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं r1। मतलब r2 कितना मतलब √2 टाइम्स r1। अच्छा, r3 कितना बनेगा बोलो, r3 की जगह पे क्या होगा 3v। जब रेडियस r3 रहेगा तो वोल्टेज रहेगा 3v, तो √3 बाहर आ जाएगा, r1 वैसे का वैसे बचेगा। देखो मैंने 3 निकाल के इसलिए रखा क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं इन रेडियस के बीच में का डिफरेंस सच में कम हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि हमारे एंड पॉइंट में जाते होते तो डिफरेंस बहुत कम रहता है रेडियस का। देखो नाउ अगर मैं r2 minus r1 करूंगा, व्हाट आई विल गेट, मेरा r2 कितना था √2 r1 minus r1, यानी √2 minus 1 into r1, दिस इज माय डिफरेंस बिटवीन रेडियस। r3 minus r2 करके देखते हैं, r3 कितना है √3 टाइम्स r1 माइनस √2 टाइम्स r1। भाई लोग ये क्या हो रहा है, ये तो ज्यादा डिफरेंस, √2 टाइम्स r2। यहां से क्या कंक्लूजन मिल रहा है, दो चीज से, पहले रेडियस का डिफरेंस कितना था, ज्यादा था कंपैरेटिव टू r3 माइनस r2। मतलब अगर मैं r1 माइनस r2 करूंगा, दो रेडियस के बीच में का डिफरेंस स्टार्टिंग के ज्यादा है, लेकिन जैसे मैं आगे जा रहा हूं रेडियस 3 और रेडियस 2 का डिफरेंस ले रहा हूं, तो थोड़ा डिफरेंस क्या हो गया, कम हो गया। अगर मैं 7th और 8th रेडियस के बीच में का अगर डिफरेंस फाइंड करना चाहूंगा ना, ये जो गैप फाइंड करना चाहूंगा ना, तो बहुत कम हो जाएगा। इससे कंक्लूजन क्या मिला, दैट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियस डिक्रीजेस, दिस इज रीजन। हमारा जो साइकिल, हमारा जो पार्टिकल है ना, उसका रिवॉल्यूशन दिखा तो हम लोग स्टार्टिंग में बड़ा रेडियस, फिर थोड़ा सा जैसे जैसे दूर जाएंगे ना, वो रेडियस हम लोग कम कम दिखा देंगे क्योंकि उनके बीच में डिफरेंस कम हो रहा है, बाद में बम्बार्ड कर देते किसी भी टारगेट के ऊपर। सबको समझा गाइस, पक्का श्योर? अभी इसका ड्रॉबैक देख लेते हैं, साइक्लोट्रॉन तो पढ़ लिया सर, उसके ड्रॉबैक है देख लेते हैं, उससे पहले एक बार रैपिडली रिवीजन कर लेते हैं क्या पढ़ा। गाइस आ जाओ सब लोग इधर। व्हाट इज साइक्लोट्रॉन गाइस? Cyclotron is a device which is used to accelerate positively charged particle। positively charged particle मतलब कौन से, अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन। भाई लोग ध्यान रखना, अनचार्ज पार्टिकल अगर बीच में डालोगे या इलेक्ट्रॉन बीच में डालोगे तो रिवॉल्व होने वाला, वो रोटेट होने, एक्सेलरेट होने वाला नहीं है। ओके, दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ द साइक्लोट्रॉन, जिसमें हम लोग ने दो डीज यूज की, दोनों डीज जॉइंट नहीं है, पर उन दोनों को क्या मैंने लगाया, मैंने ऑसिलेटर लगाया और मैंने देखा फील्ड के अंदर कैसे रिवॉल्व होता है मेरा चार्ज पार्टिकल। ओके, कंक्लूजन ही था, जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रहता है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता है।
अच्छा, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी, जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में था तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगता है, QVB sin थीटा तो होने वाला था, और वही फोर्स इज इक्वल टू माय सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है जिसकी वजह से अपना रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते रहता है। ओके, वहां से मैंने वेलोसिटी निकली, वहां से मेरा रेडियस निकला, रेडियस ऑफ रिवॉल्यूशन निकला, वहां से टाइम पीरियड निकला, वहां से फ्रीक्वेंसी निकला, और सबसे बड़ा कंक्लूजन यहां पे मिल जाता है व्हिच इज नॉट डिपेंड ऑन माय velocity and radius. Frequency of revolution of a charged particle inside the magnetic field is not dependent on the radius and velocity. Okay, फिर सवाल आया सर इसमें रिवॉल्यूशन कैसे होता है। देखो रिवॉल्यूशन ऐसे हो रहा था, लेकिन इसमें जैसे जैसे दूर जा रहा था रेडियस कम हो रहा था। तो मैंने देखा जब घूमता है, जब वो रिवॉल्व होता है सर्कुलर मैनर में, तो पहले रेडियस r1 कवर कर रहा था। तो मैंने देखा यार इसमें तो कुछ वेलोसिटी तो डेफिनेटली कुछ काइनेटिक एनर्जी रहेगी। पहले रिवॉल्यूशन पहले रेडियस के लिए काइनेटिक एनर्जी मैंने E1 मानी, सेकंड रेडियस के लिए सेकंड काइनेटिक एनर्जी मानी, और दोनों के बीच में का मैंने डिफरेंस निकाला, तो उतना पोटेंशियल गैप में मेरा प्रेजेंट रहता था, QV इतना पोटेंशियल रहता था। अच्छा, ये QV हाफ सर्कुलर मैनर के रहता। अगर मैं यहाँ पे आपको पूछता काइनेटिक एनर्जी कितनी रहती, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल, कोई बताएगा? ये भी रह गया बता। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? हाफ mv²। अच्छा, v निकाला हुआ है हम लोगों ने, व्हाट इज v? r/qb अपॉन m। तो मैं v की जगह पे लिख सकता हूं हाफ इनटू m इनटू r² q² v² अपॉन m²। देखो ना, तो mm कैंसिल होने के बाद मेरे को काइनेटिक एनर्जी कितनी मिल रही? काइनेटिक एनर्जी हाफ r² q² v² upon m. This is my kinetic energy of a revolving charge particle inside the cyclotron. इतनी काइनेटिक एनर्जी रहती। अच्छा, इसमें भी सवाल आ रहा है सर कितने रिवॉल्यूशन करते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग देखते हैं रिवॉल्यूशंस के बारे में, यहाँ भी देखो गाइस, आ जाओ। अगर हमारा चार्ज पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन करता है तो एक रिवॉल्यूशन में उसके पास कितनी एनर्जी रहती है? 1 रिवॉल्यूशन की एनर्जी पूरे रिवॉल्यूशन की, अभी हम लोगों ने देखा कि हाफ रिवॉल्यूशन की QV थी, तो पूरे रिवॉल्यूशन की कितनी रहेगी? 2 टाइम्स QV। अगर ऐसे n टाइम्स रिवॉल्यूशन कर रहा होगा, अगर n रिवॉल्यूशन हो रहे हैं उसके पार्टिकल के, तो कितना होगा? n into 2 QV। दिस इज माय रिवॉल्यूशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल। ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, आई होप सबको समझा होगा साइक्लोट्रॉन के बारे में। ओके, चलते इसके ड्रॉबैक्स के ऊपर आ जाते हैं, देन वी कैन कंप्लीट द आवर टॉपिक। ओके गाइस, आ जाओ। ओके गाइस, चलो आ जाओ ड्रॉबैक्स के देखते हैं। इसके ड्रॉबैक्स ऑफ अ साइक्लोट्रॉन। हाँ भाई, साइक्लोट्रॉन के भी ड्रॉबैक है, देख लेते हैं गाइस। साइक्लोट्रॉन के ड्रॉबैक देखने के लिए पार्टिकल की फील्ड के अंदर रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी कितनी थी? फ्रीक्वेंसी थी QB अपॉन 2 पाई m। होता क्या है गाइस, पार्टिकल की अगर जैसे जैसे हमारा पार्टिकल डिस्क के अंदर रिवॉल्व होते रहता है ना, उसकी वेलोसिटी बहुत बढ़ती है। अगर एक ऐसा मूवमेंट आता है, इफ द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट हो जाए ना, प्रॉब्लम हो जाएगा भाई। हाँ भाई, अगर ये वेलोसिटी बहुत बाबा ऑलरेडी एक्सेलरेट करने के लिए अगर वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट की तो इतनी हो गई अप्रोक्सीमेटली, तो प्रॉब्लम क्या होगा? हमारा जो चार्ज पार्टिकल है ना, उसका मास इंक्रीज होगा। इट कॉज अ इंक्रीज इन रिलेटिविस्टिक mass of a charged particle. ओके, अगर उसका मास इंक्रीज होगा मतलब फ्रीक्वेंसी इज गोइंग टू वेरी फ्रीक्वेंसी, और वो जो इंक्रीज इन मास होता है ना गाइस, so we can able to calculate that increase in mass होता है relative to speed का अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v² अपॉन c²। तो मतलब ये कितना बनेगा? q 2 pi m into मल्टीप्लाइड विद 1 अपॉन v² माइनस c²। हो गया ना भाई, फ्रीक्वेंसी अलग हो गई, प्रॉब्लम हो गया। चार्ज पार्टिकल की रिवॉल्व होने की फ्रीक्वेंसी अभी ये हो गई, बट हम लोगों ने पढ़ा था
ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल की रिवॉल्व होने की फ्रीक्वेंसी मस्ट बी सेम। अगर दोनों अलग हो जाएगा तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन विल डिक्रीज। Therefore, we can say frequency of oscillator is not equal to frequency of revolution। अब प्रॉब्लम होगा, अगर ऐसा हुआ तो गाइस क्या होता है, हमारा जो therefore क्या होने वाला है, हमारा जो एक्सेलरेशन था चार्ज पार्टिकल का वो कम होना शुरू हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल डिक्रीज। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ तो भाई साइक्लोट्रॉन का काम क्या होता है, एक्सेलरेट करना। अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या हो साइक्लोट्रॉन का। ओके, दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक गाइस, रिलेटिविस्टिक स्पीड के टाइम पे हमारा साइक्लोट्रॉन वर्क नहीं होता। तो हम लोगों ने इसको ओवरकम करने के लिए ना सिंक्रो साइक्लोट्रॉन यूज किया था, जो रिलेटिविस्टिक स्पीड के टाइम पे भी वर्क कर पाए। अगर मैं यहाँ पे ना प्रोटॉन पार्टिकल लेता है ना तो 100 से भी ज्यादा मेगा ईवी तक का एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ओके, इफ यू यूजिंग प्रोटॉन। आई होप सबको ड्रॉबैक्स वगैरह समझा होगा। इसका और एक ड्रॉबैक में क्या लिख सकते हो गाइस, और एक इसका ड्रॉबैक, अगर इट साइक्लोट्रॉन डज नॉट एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन एंड अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पा रहा, अनचार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट नहीं कर पा। दीज आर टू बेसिक ड्रॉबैक्स ऑफ द साइक्लोट्रॉन। आई होप सबको समझा होगा। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग।